वाहिद के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। हो सकता है कि हमें बॉस को मारने में महीने लग जाए। ऐसी सिचुएशन में मैं तुम सब बेकार लोगों का बोझ अपने साथ उठाकर नहीं रख सकता। मैं किस किस को प्रोटेक्ट करूंगा। सी रैंक के हंटर्स उसे कहते हैं, क्या तुम हमें सिर्फ बोझ समझ रहे हो? किम चोल उनसे कहता है, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। क्या पता मैं जाकर जल्दी से बॉस को मार दूं और उसके बाद डंजन का गेट ओपन हो जाएगा। अगर तब तक तुम लोग बच जाते हो तो तुम लोग भी सेफली वापस जा सकोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। उसी वक्त किम चोल की पार्टी से एक बी रैंक की हंटर लड़की उसे कहती है, अगर मैं उस तरफ चली जाऊँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? किम चोल उसे कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी जाओ। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर जो मुझे छोड़कर उनकी तरफ क्यों जा रही है। किम चोल सी रैंक वाले हंटर से कहता है, अब जबकि हमारा एक साथी हमें छोड़ चुका है तो तुम में से एक हमारे साथ आ सकता है। सी रैंक के हंटर उसे कहते हैं, मुझे अपने साथ ले चलो। वो लड़की जिन्हों के पास से गुजरते हुए उसे कहती है, किम चोल एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन वो हयाती के चलाए हुए तीरों को नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर नहीं हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। मैनेजर आन कहते हैं, जिन्हों का एतबार हासिल करने के लिए मैंने इस सब को सीक्रेट रखा और आपको नहीं बताया कि मैं उसे अपनी पार्टी में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसे डबल अवेकनिंग मिली है। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक रीवेकेंट पर्सन है? मैनेजर आन कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें खुद भी कंफर्म नहीं है कि जिन्हों एक डबल अवेकनर है या नहीं। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, फिर उस जिन्हों लड़के को भूल जाओ, मुझे किम चोल पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो एक कंफर्म ए रैंक का हंटर है। मैनेजर आन कहते हैं, अगर मास्टर खुद उससे मिले होते तो इन्हें पता चलता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, किम चोल को हमने खुद ट्रेन किया है। किम चोल के ट्रेनिंग रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। हमने बहुत बार उसके कॉम्पिटिशन्स किए हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम उसे बहुत जल्दी अपनी मेन अटैक फोर्स में शामिल करने वाले हैं। सेकंड मैनेजर की बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं, चलो शुक्र है, डंजन के अंदर हमारे मेंबर्स के साथ किम चोल है जो कि कंफर्म ए रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब बाकी के सारे हंटर्स उससे लोअर लेवल के हैं तो वो जरूर उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो एक ए रैंक का हंटर है। किम चोल के साथ 7 बी रैंक के हंटर्स हैं। वो उन सबको साथ मिलाकर डंजन के बॉस को हरा सकता है, मुझे इतना तो उस पर भरोसा है। सेकंड मैनेजर आन से कहते हैं, आखिर तुम कब से अफवाहों पर यकीन करने लगे? तुम्हें क्या लगता है कि एक ई रैंक के हंटर को डबल अवेकनिंग मिल सकती है? और अगर उसे एक डबल अवेकनिंग मिली भी हो तो क्या वो एक ए रैंक के हंटर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? मैनेजर आन कहते हैं, चलो फिर देखते हैं इस डंजन में से कौन जिंदा बाहर आता है। और उसी वक्त उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डांगसू बाहर निकलता है और कहता है, यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है? मैंने तो सुना था यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या वो गेट ए रैंक के गेट में बदल गया? आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? गिल्ड मास्टर उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो डांगसू है। जबकि मैनेजर आन और उनका असिस्टेंट वो भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक एस रैंक का हंटर डांगसू है। स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर डांगसू यहाँ पर क्या कर रहा है? डांगसू आके बढ़ता है और हंसते हुए गिल्ड मास्टर से कहता है, काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ यूनहू। और यहीं पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था डांगसू भी वहीं पर आ जाता है जहाँ पर रेड गेट ओपन हुआ है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहू से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? डांगसू से कहता है, मैंने कहा था कोरिया तो वाकई में एक छोटी जगह है, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पर होगे। मैं तो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही उनके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। मास्टर से कहते हैं, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। तुम तो अमेरिका चले गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में क्या कर रहे हो? डांगसू भी हंसते हुए उससे कहता है, क्या ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया है? तो फिर मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या वो हंटर संग जिनवू, क्या वो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर है या फिर तुमने अभी अभी उसको रिक्रूट किया है? क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? यूनहू से कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डांगसू से कहता है, मैं उस ई रैंक के हंटर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम संग जिनवू है। गिल्ड मास्टर को याद आता है कि मैनेजर आन ने उसे बताया था कि एक ई रैंक का हंटर जिसका नाम संग जिनवू है वो अभी अभी इस गेट के अंदर दाखिल हुआ है। गिल्ड मास्टर यूनहू कहते हैं, आखिर इसको उससे क्या काम हो सकता है? डांगसू आके बढ़ता है और रेड गेट पर हाथ लगाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो एक रेड गेट है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है।
जिन्हों उस लड़की से कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम सब लोग यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स हो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम सब लोग इतने शांत क्यों हो? वो लड़की जिन्हों से कहती है, व्हाइट टाइगर गिल्ड में हमें सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है वो यही होती है कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें कैसे भी हालात हो अपने आप को शांत रखना है। जबकि किम चुल को बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि उसने मेन अटैक फोर्स को ज्वाइन करना है। किम चुल अपने साथियों से कहता है, हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, जबकि जिन्हों कहता है, हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे। किम चुल उन सबको गुड लक कहता है और अपनी टीम को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। जिन्हों अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। वो लड़की जिन्हों से कहती है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम वाकई में एक ई रैंक के हंटर हो? जिन्हों उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो लड़की सोचती है, मुझे लगता है शायद एक ए रैंक का हंटर है या फिर इससे भी ज्यादा। किम चुल अपनी टीम के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, वो सारे तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसका साथी उसे कहता है, इस बात का क्या मतलब है? किम चुल उसे कहता है, सामने दरख्त पर देखो, यहाँ पर आइस बियर के पंजों के निशान है। ये सारा जंगल आइस बियर का इलाका है। सिर्फ उस ई रैंक के हंटर के डिसीजन की वजह से वो सारे हंटर्स मरने वाले हैं। किम चुल का साथी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस ई रैंक के हंटर को प्रॉपर कोचिंग मिली होगी? किम चुल उसे कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, कोई भी किड उसे सिखाने को तैयार नहीं होगा। साथ ही किम चुल हैरान हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ कि वो ई रैंक का हंटर उनका लीडर है, जबकि उनके पास कुछ सी रैंक के हंटर्स भी हैं और एक बी रैंक का हंटर भी है। चलो जो भी हो, वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं, मुझे इससे क्या। मैक्सिम फिर से डंजन के बाहर का होता है। डांसू कहता है, मैं अमेरिका से यहाँ कोरिया आया इतनी दूर सिर्फ उसे मारने के लिए, और वो एक रेड गेट के अंदर फंस गया है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे दोबारा कभी जिंदा भी देख पाऊंगा। गिल्ड मास्टर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये सारे लोग जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैक्सिम फिर से डंजन के अंदर का होता है। किम चुल अपने दोस्तों से कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सामने एक आइस बियर है, हमें उससे फाइट करनी है। किम चुल अपनी शील्ड लेकर आगे होता है और उसके पंजे के अटैक को ब्लॉक करता है। किम चुल क्योंकि एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बियर का पंजा उसकी शील्ड पर लगते ही उस बेचारे के नाखून भी टूट जाते हैं। साथ ही किम चुल अपने बड़े से कुल्हाड़े को घुमाते हुए उस आइस बियर को मार देता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वो 2-3 और भी आइस बियर्स को अकेले ही मार देता है। उसके साथी हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारा कैप्टन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ही इतने सारे आइस बियर्स को हरा दिया। हमें लगता है कि इसकी मदद के साथ हम लोग इस डंजन से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। किम चुल अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इनकी बॉडी से गोश्त को निकाल लो, इससे हमें काफी सारा खाना मिल जाएगा, और इसकी खाल को अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर लो। इस तरह हम कुछ दिन तक तो इस डंजन में जिंदा रह पाएंगे। किम चुल अपने ही हंटर दोस्तों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये सब लोग तो बेकार है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो ये सब लोग तो आईएसपीएस के हाथों मारे गए होते। जबकि दूसरी तरफ जिन्हों अपनी टीम को लेकर जंगल के अंदर जा रहा होता है। वो लड़की उनसे कहती है, यहीं पर रुक जाओ, हम लोग मजीद जंगल के अंदर नहीं जा सकते। जिन्हों उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सामने इन बड़े दरख्तों पर पंजों के निशान है जो कि आइस बियर की टेरिटरी को निशानदेही करते हैं, यानी कि ये इलाका आइस बियर का है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाएं। जिन्हों हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा जंगल आइस बियर का है? वो लड़की उसे कहती है, हाँ मैंने ऐसा ही कहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिन्हों आगे बढ़ जाता है और कहता है, हम लोग इसीलिए तो जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की उसे कहती है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि इलाका आइस बियर का है, क्या तुम इस जंगल के अंदर मरना चाहते हो? जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, तुमने कहा कि ये इलाका आइस बियर का है, इसलिए हमें सिर्फ आइस बियर से डरने की जरूरत है। यहाँ पर हयाकी नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, आइस बियर तो हयाकी से कमजोर है, हयाकी तो हमें देखते ही मार डालेंगे। जिन्हों से कहता है, अगर इस इलाके में बहुत सारे आइस बियर्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर और कोई भी स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ आइस बियर्स का ही सामना करना पड़ेगा। साथ ही जिन्हों उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को सर्दी नहीं लग रही? और वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है और उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकालता है। जिन्हों उन सबको गर्म कपड़े देते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बुरा होगा कि तुम लोग सर्दी से मर जाओ, इससे पहले कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें मारे। वो लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है, ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है, क्या तुम्हें स्पेशल मैजिक भी आता है? बाकी के हंटर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, टेलीपोर्टेशन मैजिक से हम लोग सिर्फ एक तो चीजें मंगवा सकते हैं, इतनी ज्यादा फर्क कोड इसने कैसे मंगवा लिए? आखिर ये बंदा है कौन? हान सोंग भी जिन्हों से कहती है, मिस्टर आप है कौन? जिन्हों आगे बढ़ता है और हान सोंग के सर पे हाथ रखते हुए उसे कहता है, जबकि मैं तुम्हें डंजन के अंदर लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, मुझसे कुछ भी मत पूछना। साथ ही वो बाकी के हंटर्स से भी कहता है, यही रूल तुम्हारे लिए भी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझसे कुछ भी मत पूछना। वो भी उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस ही दे रहा होता है कि उसी वक्त एक बड़ा सा आइस बियर उनके पीछे आ जाता है।
जिन्हू उस आइस बियर के सामने खड़ा होता है। वो आइस बियर जिन्हू को देखकर घुराता है। वो सारे हंटर्स उस आइस बियर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इसने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आइस बियर है और कोई मॉन्स्टर नहीं होगा, लेकिन आइस बियर भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? जंगल में आना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। वो लड़की उनसे कहती है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम सब लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उसी वक्त जिन्हू आगे बढ़ता है। वो लड़की उसे कहती है, तुम क्या करने वाले हो? जिन्हू उन सब से कहता है, मैं तुमसे फिर से एक बार कहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स को मैं ही मारूंगा, तुम सब लोग पीछे रहो। वो लड़की उसे कहती है, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे सामने एक आइस बियर है जो कि बहुत ही हाई रैंक मॉन्स्टर है। जबकि जिन्हू ये सोच रहा होता है, इसको मारने से शायद मैं लेवल अप हो जाऊं या फिर मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाए। जिन्हू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आइस बियर अपने पंजे से उस पर अटैक करता है। जिन्हू जल्दी से जंप करते हुए हवा में चला जाता है और हवा से नीचे उतरते ही उसके सर में सिर्फ एक ही पंच मारता है और उस आइस बियर का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर बाकी के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ एक ही पंच में इसने एक हाई रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया, आखिर ये है क्या चीज? जिन्हू उस आइस बियर को मारकर उसके ऊपर ही बैठ जाता है और कहता है, मैंने तो एक आइस बियर को एक ही पंच में मार दिया, मुझे लगा ही था कि मेरी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं अब एक शैडो लॉर्ड हूँ। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट गिल्ड के मास्टर डांगसू से कहते हैं, जिन्हू के साथ तुम्हारा क्या काम है जो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? डांगसू से कहता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इससे दूर रहो। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, रेड गेट के क्लोज होने के बाद ना तो तुम और ना मैं, हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। एक रेड गेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कुछ जलता हुआ रेगिस्तान हो सकता है, यहाँ पे कोई जंगल हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे वाइपर स्नेक्स हो, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स हो। मुझे नहीं लगता कि उनके जिंदा बाहर निकलने के कोई चांसेस है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। डांगसू से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि रेड गेट के अंदर क्या है, जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर वेट करूँ। पता नहीं डंजन को ओपन होने में कितने दिन लगेंगे। मिस्टर वू जिन कहते हैं, संग जिन वू तो बहुत ज्यादा लकी है कि वो एक रेड गेट के अंदर फंस चुका है, क्योंकि डांगसू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो एक एस रैंक का हंटर होने के बावजूद भी एक रेड गेट को ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। वो सारे हंटर आग जलाकर बैठे होते हैं, जिन्हू की टीम के हंटर्स। साथ में उन्होंने आइस बियर के गोश्त की स्टिक्स बनाई होती हैं और खा रहे होते हैं। वो सारे तो आग के इर्द गिर्द इस तरह बैठे होते हैं जैसे किसी पिकनिक पर आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, इसका गोश्त तो बहुत ही टेस्टी है। हानसोंग जिन्हू से पूछती है, क्या जिना घर पर सिर्फ स्टडी करती है और इसके अलावा कोई काम नहीं करती? मैंने सुना है कि उसने अपनी दीवार पर वॉलपेपर्स की बजाय नोट्स लगाए होते हैं ताकि वो हर वक्त पढ़ती रहे। जिन्हू से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक लड़की है। जैसे ही वो घर आती है वो भी खाती है, पीती है, खेलती है और सोती है। इसके अलावा उसे फ्राइड चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हानसोंग उसे कहती है, लेकिन फिर भी वो स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं। जिन्हू से कहता है, जब हम दोनों छोटे हुआ करते थे तो हम दोनों गेम सेंटर पर जाते थे और गेम्स खेलते थे, लेकिन वो स्टडी में मुझसे आगे निकल गई। साथ ही जिन्हू उठकर खड़ा हो जाता है। वो बी रैंक की हंटर, उसका नाम पार्क हीजिन है। पार्क हीजिन जिन्हू से कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिन्हू से कहता है, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। पार्क हीजिन से कहती है, गेट के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? जिन्हू से कहता है, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे पेनल्टी देना होगी। वो सारे हंटर्स उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर जिन्हू वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है। जिन्हू कहता है, मैं इन सबको पीछे छोड़कर पेनल्टी जोन में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना होगी। साथ ही जिन्हू कहता है, अब जबकि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर ली है, चलो अब जाकर कुछ शिकार करते हैं। जिन्हू सामने एक बड़ी सी केव की तरफ चला जाता है जो कि आइस बियर्स की केव होती है और इसके अंदर बहुत सारे आइस बियर्स होते हैं। जिन्हू कहता है, यहाँ पर तो उतने ही आइस बियर्स हैं जितने मेरे पास शैडोज हैं। जिन्हू अपने शैडोज को बाहर निकाल लेता है। जिन्हू अपने शैडो सोल्जर से कहता है, तुम सबको पता होगा ये तुम्हारा पहला मिशन है, बहुत ही अच्छे से पूरा करना। और साथ ही उन सब से कहता है, जाओ और शिकार करो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जिन्हू और बॉस बियर की फाइट देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। जिन्हू अपने शैडो सोल्जर यानी आर्मी ऑफ डेड को बाहर निकाल लेता है और उन्हें कहता है, आइस बियर्स के सामने तुम्हारा जो पहला मिशन है, अच्छे से फाइट करना। फिर वहीं पर फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ जिन्हू की शैडो आर्मी होती है, जबकि दूसरी तरफ आइस बियर्स मॉन्स्टर होते हैं। जिन्हू की शैडो आर्मी बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, जबकि उसके शैडोज में कुछ मैजिशियन शैडोज भी होते हैं जो कि फायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिन्हू जी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है,
मेरे पास कुछ ऐसे मैजिशियंस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फायर पावर है, जबकि मेरे दूसरे शैडो सोल्जर्स के पास इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी है। जिन्हों कहता है ये शैडो तो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ तो मेरी रिसोर्स से भी ज्यादा है और इनकी रीजनरेट करने की एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह तो ये बिल्कुल इमोर्टल्स की तरह लड़ रहे हैं। हालांकि जितनी बार ये रीजनरेट करते हैं उतनी बार मेरी माना की एनर्जी कंज्यूम होती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही उन छोटे बियर्स का बॉस बियर, जो कि एक बहुत बड़ा बियर मॉन्स्टर होता है, वो भी निकल आता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है तो फिर लीडर अपने आप बाहर निकल ही आया। बॉस बियर क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो जिन्हों के जिस भी शैडो पर एक ही स्ट्राइक मारता है वो शैडो गायब हो जाता है और दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाता। जिन्हों कहता है शैडो सोल्जर्स ने अपना काम पूरा कर दिया, इस बड़े मॉन्स्टर के सामने वो बिल्कुल बेकार है और अब मेरे पास माना की एनर्जी भी खत्म हो गई है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। फिर जिन्हों इग्रिस से कहता है इग्रिस जाओ और इससे जाकर फाइट करो। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार से बॉस बियर पर अटैक करता है और उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा देता है। साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर एक दरख्त की तरफ चला जाता है और वहाँ से स्पीड के साथ दोबारा से उस पर अटैक करता है। इग्रिस और बॉस बियर के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बॉस बियर बहुत ही बड़ा है। इग्रिस उसके बाजू पर जंप करते हुए उसके बाजू पर एक और कट लगाता है। असल में इग्रिस उसके डिफेंसेस को वीक कर रहा होता है, क्योंकि बॉस बियर का साइज ज्यादा है, इसलिए वो उसके दोनों कंधों को जख्मी कर देता है, जिससे उसके अगले बाजू बेकार हो जाते हैं। फिर साथ ही इग्रिस उसके पाँव पर अटैक करता है। बॉस बियर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बस चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। बॉस बियर ऊपर की तरफ मुंह करके चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए बॉस बियर की गर्दन काट देता है और साथ ही इग्रिस उसकी काटी हुई गर्दन को उठाकर जिन्हों के सामने लाकर रख देता है। जिन्हों कहता है अगर इसने अपनी तलवार को उस दिन इस्तेमाल किया होता तो मेरे तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं और इग्रिस दोनों सेम लेवल पर हैं। इग्रिस बॉस बियर का सर जिन्हों के सामने रखते हुए घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और इग्रिस पर हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ ही उसे वापस अपनी इन्वेंटरी में भेज देता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और बॉस बियर की बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है जागो। जिन्हों कहता है चलो अब इस बॉस बियर को भी अपना एक शैडो सोल्जर बना लिया जाए, ये आने वाले दिन में बहुत ज्यादा काम आएगा। जिन्हों बॉस बियर के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे बियर्स होते हैं जिनको अपनी शैडो बना लेता है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। गिल्ड मास्टर मेंजर आन से पूछते हैं कितना वक्त हो गया है। मेंजर आन उनसे कहते हैं तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ के 3 घंटे यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। पता नहीं उन बेचारे हंटर्स में से कितने जिंदा बचे होंगे। गिल्ड मास्टर उसे कहता है रेड गेट के अंदर सब कुछ डिफरेंट होता है। आम डंजन जो कि मैंने देखी हुई है, रेड गेट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता। हमारी टीम में जितने भी कमजोर हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। अगर वो अपने आप को वहाँ के मौसम के मुताबिक डाल लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपने खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। वो मॉन्स्टर्स को मार कर उनका गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ये डंजन बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसलिए मॉन्स्टर्स भी हाई लेवल के होंगे। लो रैंक के हंटर्स तो इस डंजन के अंदर शिकार भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खाना नहीं मिलेगा और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। गिल्ड मास्टर की बात सुनकर डांगसू कहता है तो इसका मतलब संग जिनवू भी अब तक मर चुका होगा, क्योंकि वो ई रैंक का हंटर है। मुझे लगता है कि कोरिया में आकर मैंने अपना टाइम जाया किया। डांगसू जैसे ही जाने लगता है वो फिर से रुक जाता है और कहता है अभी अभी तुमने कहा कि जिनवू तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है, यानी व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है, क्या मैंने ठीक सुना? तो फिर क्या तुम मुझे बताना चाहोगे वो इस डंजन के अंदर क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारी हंटर्स की टीम के साथ? मेंजर आन उसे कहते हैं वो मेरी जान पहचान वाला है, उसने मुझे कहा कि उसे एक सी रैंक की डंजन के अंदर जाना है, तो मैंने उसकी बात मान ली और उसे डंजन के अंदर भेज दिया। ये सिर्फ मेरी गलती है। जबकि गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं चीफ और संग जिनवू को क्यों कवर कर रहा है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब संग जिनवू वाकई में कोई खास बंदा है। यहाँ तक कि एस रैंक का हंटर अमेरिका से यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। डांसू कहता है अब जबकि वो डंजन के अंदर जा चुका है, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही पलक झपकने की स्पीड में डांसू आगे बढ़ता है और मेंजर आन को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा ही कहूँगा कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कब से इसी तरह के मौके की तलाश में था। जल्दी से बको, तुम क्या छुपा रहे हो? उसी वक्त गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं और डांसू का हाथ पकड़ लेते हैं। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मेरे एम्प्लॉय का गिरबान छोड़ो। डांसू से कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम एक ऐसे लीडर हो जो कि पीछे बैठे रहते हो। कितने अरसे से तुम किसी डंजन के अंदर नहीं गए। ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर को अनलीश करते हैं। मेंजर आन कहते हैं अगर ये दोनों इसी तरह गुस्सा होते रहे तो यहाँ पर तो एस रैंक हंटर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। किम चुल की टीम का सामना बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होता है। किम चुल की अपनी शील्ड भी टूट जाती है
जबकि किम चुल भी बहुत ज्यादा सहमी होता है और वो बहुत ज्यादा थक भी चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने उसकी बाकी की सारी टीम को मार दिया होता है। किम चुल कहता है, मैं इन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं आ सकता, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड की मेन अटैक फोर्स को ज्वाइन करना है। मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं ये कैसे मान लूं कि इन मॉन्स्टर्स के सामने मैं फेल हो गया? अगर मेरे पास खाना होता तो मेरी बॉडी में एनर्जी होती जिससे मैं इन सबको हरा सकता था। काश हमारे पास खाने को कुछ होता। लेकिन साथ ही वो कहता है, मैं ही इन सब का कैप्टन था, हमारी टीम के पास खाना नहीं तो ये भी मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं कैप्टन हूँ। उसी वक्त किम चुल की नजर सामने की तरफ पड़ती है। सामने हयाकी खड़े होते हैं। किम चुल हयाकी को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अभी तो हम इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, अब इनसे भी फाइट करना होगी। उसी वक्त उसका एक हंटर साथी जो कि जमीन पर जमी हालत में पड़ा होता है, वो कैप्टन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन किम चुल के उसे देखते ही एक एल्फ आगे बढ़ता है और उस हंटर को मारकर उसके ऊपर ही बैठ जाता है। ये देखकर किम चुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और यहीं पर हयाकी के बॉस को भी दिखाते हैं जो कि एक बड़े से घोड़े पर बैठा होता है। किम चुल भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। वो अभी भी यही बात कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास खाना नहीं था, इसी वजह से मैं हार गया। अगर मेरे पास पूरा खाना होता और मेरी बॉडी में एनर्जी होती तो मैं उनसे कभी भी नहीं हारता। जैसे ही किम चुल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे सामने बहुत सारे आईएसपीएस की लाशें मिलती हैं। किम चुल कहता है, जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ मुझे कोई भी आईएसपीएस नजर नहीं आया। अब मुझे पता चला किसी ने इन सबको मार डाला है। किम चुल कहता है, कहीं उन लोगों ने तो इन सारे आईएसपीएस को नहीं मारा। लेकिन साथ ही वो कहता है, उनके पास इतने स्किल्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। किम चुल फिर से भागना शुरू कर देता है और कहता है, इन सबको हयाकी ने मारा होगा। यहाँ पर हयाकी बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। गिल्ड मास्टर डांगसू से कहते हैं, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? डांगसू से कहता है, जब तुम चाहो। और वो दोनों ही अपनी फिस्ट को पंच मारने के लिए रेडी करते हैं और फिर दोनों अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे को पंच मारते हैं। लेकिन उनके पंचेस को टकराने से पहले ही मिस्टर वू जिन आगे बढ़ते हैं और उन दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं। डांगसू से कहता है, तुमने तो हम दोनों को रोक लिया, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिस्टर वू जिन उन दोनों से कहते हैं, अगर तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करते तो मेरे हाथ अब तक टूट चुके होते। मिस्टर वू जिन डांगसू से कहते हैं, 2 महीने पहले मैंने संग जिन वू की इन्वेस्टिगेशन की थी। हम लोगों ने अपने डिटेक्टर के साथ उसकी पावर लेवल को जांचा था। वो तब भी एक ई रैंक का हंटर था। मुझे लगा था कि वो एक रीवेकनर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे भाई की मौत एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संग जिनवू के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारे भाई के साथ उसकी पूरी रेड टीम को ही हरा सके। डांगसू से कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर है, इसलिए वो कमजोर है। मुझे लगता है कि ये सारा काम यूजिन आर्किटेक्चर वालों ने किया है, उन्होंने कोई ट्रैप बिछाया होगा। मिस्टर वू जिन से कहते हैं, अगर तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम्हें संग जिनवू का पीछा करना छोड़ना होगा। डांगसू से कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बहाना चाहिए संग जिनवू को मारने के लिए। आखिर वो उस दिन डंजन से जिंदा बाहर आया क्यों? साथ ही डांगसू वापस की तरफ मुड़ पड़ता है और कहता है, मेरी सारी एक्साइटमेंट मर चुकी है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जबकि वहीं पर मैनेजर आन खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ संग जिनवू के पास कौन सी पावर्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस रेड गेट में से जिंदा बाहर आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिनवू की पूरी टीम बैठी होती है, उन्होंने आग जलाई होती है और वो आराम से खा पी रहे होते हैं। किम चुल भी वहीं पर आ जाता है। किम चुल उन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब तो लो रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर ये सब लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनके पास गर्म कपड़े हैं, टेंट्स हैं, जबकि आग जलाने का बंदोबस्त है और खाना भी है। अगर मेरे पास इतना ज्यादा खाना होता और मेरे पास आग होती तो मैं उन हयाकी को जरूर हरा देता। इन सब लोगों ने ये सब कुछ चीजें मुझसे छुपा कर रखी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? किम चुल आगे बढ़ता है और उन सबको गाली देते हुए कहता है, मेरी सारी की सारी टीम हयाकी के हाथों मारी गई क्योंकि हमारे पास खाना और गर्म कपड़े नहीं थे। तुम लोगों के पास ये सारी चीजें कहाँ से आई? वो सारे हंटर किम चुल को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या तुम्हारे मुंह में छाले पड़ गए हैं? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब में से सिर्फ एक ही बंदा है जिसने ये चीजें छुपाई हैं। उस बंदे को मेरे सामने ले आओ, बाकी सबको मैं माफ कर दूंगा। मेरे सामने उस मुजरिम को पेश करो जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई, जिसने अपने लिए खाना छुपा कर रखा और गर्म कपड़े भी, और मेरी टीम को कुछ भी नहीं दिया। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तब तक तुमने उस बंदे को मेरे सामने पेश नहीं किया तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। साथ ही किम चुल गिनती गिनना शुरू करता है। जैसे वो 2 पर पहुंचता है, उसकी नजर बी रैंक की हंटर पाक ही जिन पर पड़ती है। वो कहता है, यही वो हंटर हो सकती है जिसने सारा कुछ मुझसे छुपाया है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से उनकी टीम में शामिल हुई थी। और साथ ही किम चुल 3 कहता है। उसी वक्त पीछे से जिनवू आता है और उसे गर्दन पर एक हिट लगाता है और साथ ही 4 कहता है। जिनवू की हिट की वजह से किम चुल दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिनवू कहता है, तुम तो बहुत ही कमीने इंसान हो,
तुम ही पहले इन सबको मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गए थे और अब तुम इनका खाना इनसे छीनना चाहते हो। न सिर्फ तुम वहाँ से भाग कर आए हो बल्कि इनकी मौत भी साथ लेकर आए हो। जिन्हों के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। जिन्हों उनसे कहता है सामने की तरफ देखो। जिन्हों सामने की तरफ देखता है और उनसे कहता है मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। अपनी स्टेल्थ मोड को खत्म करो। उनके सामने हयाकी होते हैं। जैसे ही वो अपने स्टेल्थ मोड को खत्म करते हैं जिन्हों कहता है इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ये हयाकी का बॉस है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम आपको याद है डंजन का बॉस यानी कि हयाकी का बॉस एक घोड़े पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है जो कि किंग चुल का पीछा करते हुए आते हैं। हयाकी का बॉस अपने एक आदमी से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इन सारे इंसानी कचरे में एक खास बंदा भी है। जिन्हों को उसकी लैंग्वेज की समझ आ जाती है। जिन्हों से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम हमें कचरा कह रहे हो। हयाकी बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है। जिन्हों भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या अभी भी मैं इस एल्फ की भाषा बोल रहा था। और कीचिन जिन्हों से कहती है क्या तुम्हें इन लोगों की भाषा आती है, क्या तुम मॉन्स्टर से बात कर सकते हो। जबकि जिन्हों सोच रहा होता है मुझे लगता है शायद सिस्टम का इफेक्ट है ये भी। हयाकी बॉस अपने बंदे की तरफ इशारा करता है और जिन्हों से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारी समझ आ रही है, मैं तुम्हें इस बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। तुम इस बंदे को जानते होगे, थोड़ी देर पहले इसी ने तुम्हें देखा था, इसी ने वापस आकर हमें बताया तुम्हारे बारे में। ये वही हयाकी एल्फ है जिसने जिन्हों को इशारा किया था उस तरफ आने का। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है ये बंदा तुमसे फाइट करना चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हों ने उस बंदे का सर काट दिया होता है और हयाकी बॉस को पता भी नहीं चलता। जिन्हों हयाकी बॉस से कहता है क्या तुम्हारे बंदे को और भी कुछ कहना है। हयाकी बॉस पहले तो खामोश हो जाता है लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और जिन्हों से कहता है तुम तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग बंदे हो। जिन्हों अपने नाइट किलिंग नाइफ के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपने नाइफ से उसको ब्लॉक करता है। हयाकी बॉस अपने नाइफ को नीचे की तरफ करते हुए जिन्हों से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जो कि तुम्हारे लिए जरा भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है तुम एक इंसान नहीं हो, फिर तुम इन सारे इंसानों के साथ क्या कर रहे हो। जिन्हों से कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। हयाकी बॉस हंसते हुए से कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी इसके बारे में पता नहीं। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है हमारे कान के अंदर एक आवाज मुसलसल आती रहती है कि हमें इंसानों को मारना है। जैसे ही हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें इसे मारना है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कान में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब तुम कोई इंसान नहीं हो। जिन्हों सोचता है इनके कान में एक आवाज आती है, क्या ये वाकई में सिस्टम की तरह है जैसे मुझे सिस्टम बताता है कि मुझे ये करना है। जिन्हों कहता है हो सकता है शायद इस सिस्टम की वजह से मैं एक इंसान नहीं रहा क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ, इसीलिए इनके कान में ये आवाज नहीं आ रही। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है अब जबकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं तो हमें फाइट करने की जरूरत नहीं, बस अपने पीछे मौजूद इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्हों से कहता है मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो, आए तुम लोग आए कहाँ से हो और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। हयाकी बॉस उसे अपने बारे में बताने लगता है। उसी वक्त उसकी बॉडी में थोड़ा सा ग्लिच आता है और वो दोबारा से वही बात करता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्हों ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अब ये भी यहाँ पर क्या हुआ, ये वापस वही बातें रिपीट क्यों कर रहा है। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है अब जल्दी से बताओ क्या तुम्हें हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट है या नहीं। जिन्हों से कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम सब का मुकाबला कर सकते हो, मेरे पास मेरी आर्मी है, तुम इतने सारे सोल्जर्स को नहीं हरा पाओगे। जिन्हों से कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पास नंबर्स है, मेरे पास भी मेरी आर्मी ऑफ डेड है और साथ ही उसके शैडोज बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। बाहर कीचिन देखकर हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो ब्लैक सोल्जर्स हैं और ब्लैक आइस बियर्स भी हैं। जिन्हों की पार्टी के हंटर सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये भी जिन्हों की एक एबिलिटी है। हयाकी बॉस जिन्हों से कहता है ये तो एक बहुत ही चीप ट्रिक है। जिन्हों से कहता है चलो देखते हैं ये चीप ट्रिक है या फिर क्या है, और उसी वक्त शैडोज और उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। शैडो सोल्जर्स और हयाकी सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। पार कीचिन बाकी सबसे कहती है यहाँ से जल्दी से निकलो, ये फाइट हमारी नहीं है। जिन्हों कहता है हयाकी बॉस ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई में एक चीप ट्रिक है। हालांकि मेरे पास सोल्जर्स की तादाद ज्यादा है लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा माना नहीं है, मैं इनको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मेरे सोल्जर इमॉर्टल हैं, लेकिन अगर बार बार इन पर अटैक किया जाए तो ये गायब हो जाएंगे। जबकि मैंने आइस बियर के साथ फाइट के दौरान अपने सारे शैडो सोल्जर्स को लेवल अप किया है। ये इन एल्व्स का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन असल मसला तो इन एल्व्स का बॉस है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है।
मुझे लगता है कि मैं और इग्रिस मिलकर इसको हरा सकते हैं। कोई आम सोल्जर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। साथ ही जिन्हू किमचुल की तरफ देखता है और कहता है, अगर ए रैंक का हंटर मेरा शैडो सोल्जर बन जाए तो मैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। हायाकी बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्हू से कहता है, मेरा नाम सन जिन्हू है। उस वक्त जिन्हू थोड़ा सा पीछे हटता है और किमचुल की तलवार को किक मारते हुए किमचुल की तरफ फेंक देता है। किमचुल की तलवार सीधी जाकर किमचुल के बाजू के साथ टकराती है। जिन्हू आगे बढ़ जाता है और बारूका के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिन्हू अपने नाइफ से बारूका पर अटैक करता है, लेकिन बारूका थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिससे जिन्हू का नाइफ जमीन पर जाकर लगता है। लेकिन साथ ही जिन्हू अपने दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए, अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल करते हुए अपने एक हाथ से नाइफ को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। क्योंकि बारूका की स्पीड काफी ज्यादा है, वो जल्दी से अपने नाइफ को निकालता है और जिन्हू के अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्हू अपने पास से दूसरा डैगर भी निकाल लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन बारूका उसके पेट में अपना घुटना मारता है, जिससे जिन्हू पीछे आकर गिरता है। बारूका जिन्हू से कहता है, बहुत ही अरसा गुजर गया, आज से पहले तुम्हारे जैसे हंटर से फाइट नहीं हुई, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिन्हू अपने एक शैडो सोल्जर, जो कि एक मैजिशियन होता है, उसे इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा धमाका करवाता है, जिसकी वजह से बारूका का ध्यान उस तरफ हो जाता है। जिन्हू जल्दी से जंप करके उसकी तरफ आता है। जिन्हू कहता है, अपने मैजिशियन सोल्जर की वजह से मुझे काफी सारा टाइम मिल गया है। और उसी वक्त पीछे का सीन दिखाते हैं, किमचुल को भी होश आ जाती है। किमचुल कहता है, मुझे याद है कि मुझे आखिरी आवाज संग जिन्हू की आई थी, मुझे लगता है कि उसने मुझे हिट किया था। साथ ही किमचुल की नजर अपनी तलवार पर पड़ती है, वो अपनी तलवार को उठा लेता है। किमचुल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं उस जिन्हू को मार डालूंगा। जिन्हू बारूका से कहता है, तुम इस छोटे से फायर अटैक से मर नहीं सकते, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बाहर निकल आओ। हंसता हुआ उसके फायर अटैक में से बाहर निकलता है और उसे कहता है, क्या ये तुम्हारे सोल्जर्स की लिमिट है? हमारे सोल्जर्स तो बिल्कुल बेकार है। बारूका बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्हू की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त पार्क लीजिन चिल्लाकर जिन्हू से कहती है, जिन्हू अपने पीछे देखो, किमचुल तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। जिन्हू सेंटर में खड़ा होता है, एक तरफ से बारूका आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से किमचुल अपनी तलवार लेकर आ रहा होता है। बारूका जिन्हू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन साथ ही बारूका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्हू हंस रहा होता है। जिन्हू कहता है, किमचुल मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम ऐसे रिएक्शन दोगे। जिन्हू जल्दी से इग्रिस से कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। इग्रिस जल्दी से निकलता है और किमचुल को मार देता है। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आई तो उसको बता दो। जिन्हू ने जानबूझकर किमचुल को उकसाया ताकि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वो इग्रिस की मदद से उसको मार डाले, जिसके बाद वो उसके शैडो को निकाल सकता है। क्योंकि किमचुल एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए किमचुल का शैडो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बारूका भी रुक जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। जिन्हू हल्का सा मुस्कुराता है और किमचुल के पास खड़ा होकर कहता है, जागो। और किमचुल का शैडो भी निकल आता है। किमचुल का शैडो उसकी रियल बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बारूका जैसे ही अटैक करने के लिए जिन्हू के करीब पहुंचता है, किमचुल अपनी तलवार को घुमाते हुए बारूका पर अटैक करता है। बारूका जल्दी से हवा में उसे डॉज करता है। जिन्हू किमचुल की तरफ देखता है और कहता है, ये तो पहले से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, अपने सोल्जर के लिए नाम चूज करो। जिन्हू कहता है, क्योंकि इसका नाम किमचुल है, मैं इसे इंग्लिश में आयरन कहूँगा। जिन्हू उसे आयरन का नाम देता है। बारूका जिन्हू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ एक सोल्जर की मदद से मुझे हरा सकते हो? जिन्हू से कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसी वक्त आयरन अपना एक स्पेशल स्किल इस्तेमाल करता है, जो कि टाउंटिंग क्राई होता है। आयरन के उस स्किल के एक्टिवेट होते ही बारूका पर भी उसका इफेक्ट होता है। बारूका जिन्हू से कहता है, ये वाला सोल्जर तो तुमसे भी ज्यादा अमेजिंग है, पहले मैं इसको मारूंगा। बारूका जल्दी से आगे बढ़ता है और आयरन पर अटैक करता है। आयरन अपनी शील्ड को उसके सामने कर लेता है और अपने बड़े से कुल्हाड़े से उस पर अटैक करता है। लेकिन बारूका की स्पीड क्योंकि ज्यादा है, वो जल्दी से हवा में डॉज कर जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा ये सोल्जर बहुत ज्यादा स्लो है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन साथ ही इग्रिस भी निकल आता है। जिन्हू से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर है? इग्रिस को शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें हम तीनों का सामना करना है। हानसोंग हीजिन से पूछती है, क्या सारे हंटर्स इसी तरह फाइट करते हैं? पार्क हीजिन उसे कहती है, अगर सारे हंटर्स इसी तरह फाइट करते तो मुझे मेरा हंटर लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता था। मैंने इससे पहले कभी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जिसके पास अपनी शैडोज की एक आर्मी हो। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम इस वक्त किसी सपने में हैं। अब जिन्हू के पास फाइट में तीनों चीजें हैं, इग्रिस की स्पीड, आयरन की शील्ड और उसके पास अपनी स्ट्रेंथ है। वो तीनों मिलकर बारूका पर अटैक करते हैं। इग्रिस सामने की तरफ से बारूका पर अटैक करता है, जबकि उसी वक्त जिन्हू पीछे की तरफ चला जाता है और अपने डैगर के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है। जिन्हू कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मेरे डैगर को इसने अंदर तक धंसने ही नहीं दिया, नहीं तो इसका काम यहीं पे तमाम हो जाना था। बारूका जिन्हू से कहता है, तुम कचरा इंसान हार क्यों नहीं मान लेते? तुम मेरी पावर के सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिन्हू का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिन्हू से कहता है,
तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि इस तरह की बात कर सको। जरा अपने आसपास देखो। बारूका जैसे ही अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके सारे आई सेल्स मारे जा चुके होते हैं। बारूका गुस्सा हो जाता है और जिन्हों को गाली देते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स गायब हो जाएंगे। जिन्हों भी अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन बारूका बड़ी आसानी से उसके डैगर को डॉज कर लेता है और हंसते हुए जिन्हों से कहता है, तुमने तो अपने वेपन को ही फेंक दिया, कहीं तुम पागल तो नहीं। लेकिन साथ ही जिन्हों अपने डोमिनेटेड टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपने नाइफ को वापस बुला लेता है। जिन्हों का नाइफ बड़ी ही तेजी के साथ वापस की तरफ आता है। बारूका जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने नाइफ को उसके सामने करता है। बारूका का नाइफ उसके नाइफ से टकराते ही टूट जाता है। उसी वक्त आयरन पीछे से आता है और बारूका को अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत ही टाइटली जकड़ लेता है। यहाँ पर जिन्हों के मैजिशियन सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और अपने मैजिक से उस पर अटैक करते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। बारूका के सारे कपड़े चल जाते हैं और बारूका काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बारूका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन क्योंकि बारूका गुस्से में होता है इसलिए वो जिन्हों का सेंस नहीं कर पाता। जिन्हों अपने स्टेल्थ मोड में होता है और उसी वक्त उसके सामने ही खड़ा होता है। जिन्हों जल्दी से अपने हंजर को उसके पेट में गाड़ देता है और हंसते हुए बारूका से कहता है, ये फाइट खत्म हुई। बारूका जल्दी से जिन्हों का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसका मुकाबला कर रहे हो? लेकिन बारूका के पीछे आयरन खड़ा होता है, जो कि अपने कन्हाड़े से बारूका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे बारूका नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जिन्हों बारूका से कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये फाइट खत्म हो चुकी है। और साथ ही विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन के बॉस को मार दिया है और साथ में 2 बार लेवल अप भी कहा जाता है। जिन्हों चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो शुक्र है ये फाइट खत्म हुई। जिन्हों भी वहीं पर खड़ा होता है कि आयरन फिर से अपने कुल्हाड़े से बारूका पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कहता है, ओए बस करो, वो मर चुका है। जिन्हों कहता है, हालांकि मैंने इसको एक शैडो सोल्जर बना लिया है, लेकिन ये अभी भी एक बेवकूफ ही है। जिन्हों से कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। साथ ही जिन्हों परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है, कैसे बेवकूफ सोल्जर है मेरे पास। आयरन इग्रिस की तरफ देखता है तो इग्रिस भी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। फिर आयरन दूसरे सोल्जर्स की तरफ देखता है। वो सोल्जर उसकी जीत पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तीनों हाथ ऊपर करके अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जिन्हों अपनी टीम से कहता है, चलो वापस चलें। उसकी टीम के हंटर्स कहते हैं, वापस, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? जिन्हों उनसे कहता है, डंजन बॉस मर चुका है, अब गेट ओपन हो जाएगा। उसी वक्त उनके सामने एक डंजन गेट ओपन होता है। वो सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब हम वापस अपने घर जा सकते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और बारूका के सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर मुझे इसका शैडो मिल जाए तो मैं तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिन्हों डंजन बॉस बारूका को हरा देता है, जिसकी वजह से डंजन का गेट ओपन हो जाता है और वो सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग वापस घर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 28 की एक्सप्लेनेशन। रेड गेट के बाहर का एक सीन दिखाते हैं। गिल्ड मास्टर और मैनेजर आन अभी भी वहीं पर होते हैं। मैनेजर आन कहते हैं, 3 बज चुके हैं। उन लोगों को डंजन में गए हुए 6 घंटे हो चुके हैं, यानी कि पूरा 1 हफ्ता वो डंजन में रह चुके हैं। चीफ आन गिल्ड मास्टर से कहते हैं, क्यों ना आप घर चले जाएं, हम लोग यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कि कौन जिंदा वापस आता है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, मेरे इतने ज्यादा मेंबर्स इस डंजन के अंदर फंसे हुए हैं, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मैं यहीं पर रुकूंगा सुबह होने तक। फिर वो गेट की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रेड गेट तो वापस डंजन गेट में बदल रहा है, लगता है किसी ने डंजन को क्लियर कर दिया है और हमारे लोग बाहर आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर सोचते हैं, क्या किमचुल वाकई में जीत गया? क्या उसने डंजन मास्टर को मार दिया? लेकिन वो ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब लोग तो कमजोर हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स रोते हुए डंजन में से बाहर निकल रहे होते हैं। उन तीनों हंटर्स के बाद जिन्हों और हानसोंग भी बाहर निकलते हैं। चीफ आन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा ही था जिन्हों लाजमी तौर पर बाहर निकलेगा। उन सब के बाहर निकलते ही डंजन का गेट भी गायब हो जाता है। सेकंड मैनेजर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, किमचुल का क्या हुआ? किमचुल कहाँ पर है? वो सभी इनको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या सिर्फ तुम ही लोग बच पाए हो? सारे बी रैंक के हंटर कहाँ गए और किमचुल कहाँ पर है? पार्क ईजिन उनसे कहती है, सिर्फ हम लोग ही बच पाए हैं। गिल्ड मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये सारे तो वीक हंटर्स हैं, इनमें सिर्फ एक बी रैंक की हंटर है, ए रैंक का हंटर भी नहीं बच पाया। आखिर डंजन के अंदर ऐसा हुआ क्या? जिन्हों बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हानसोंग से कहता है, चलो घर चलते हैं, मैं रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जिन्हों जैसे जाने लगता है, गिल्ड मास्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं, यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिन्हों गिल्ड मास्टर के हाथ को झटक देता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे घर जाना है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के लोगों से जाकर पूछो जो कि डंजन के अंदर थे। गिल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्हों के कंधे को दबाकर पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, ये एक ऑर्डर है, मेरा नाम युनहू है।
और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। इस बार गिल्ड मास्टर और भी गुस्से के साथ जिन्हू से कहते हैं, मेरे 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गिल्ड मास्टर होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। जिन्हू गिल्ड मास्टर से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुमने अपने 9 लोगों को खो दिया है? मैंने तुम्हारे 3 लोगों की जान बचाई है, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गिल्ड मास्टर जिन्हू से कहते हैं, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर जिन्हू और हानसोंग जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं और पार्क हीजिन के पास जाकर कहते हैं, ये लड़का कौन है और आहिर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? पार्क हीजिन गिल्ड मास्टर से कहती है, इसका नाम संग जिन-वू है, पता नहीं क्यों लेकिन ये गुस्से में है। जब इसने डंजन के अंदर डंजन बॉस को मार दिया तो ये उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा होकर बार बार उसे जागो जागो कह रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। इस वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। जी पान आगे बढ़ते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं, मास्टर मुझे माफ कर दे, वैसे ये लड़का बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि वो थका हुआ है इसीलिए ऐसा बिहेव किया उसने। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, कोई बात नहीं, असल मसला ये है कि तुमने अभी तक उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट क्यों नहीं किया? क्या तुमने उसका कॉन्फिडेंस नहीं चेक किया? उसने मेरे हाथ को कैसे झटक दिया, हालांकि उसे पता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। इस तरह का हंटर हमें अपने गिल्ड में चाहिए, जल्दी से उसे अपने गिल्ड में ले लो। जी पान उनसे कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि पूरी कोशिश नहीं करनी, तुम्हें मेरी फुल सपोर्ट हासिल है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उसे मेरे गिल्ड में लेकर आओ। जी पान भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, ये लड़का वाकई में हास है। नेक्स्ट सीन जिन्हू का दिखाते हैं। जिन्हू गाड़ी में बैठा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिन्हू कहता है कि मैं बारूका की बॉडी को अपने लिए शैडो नहीं बना पाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बारूका बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या वाकई में मैं उससे इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं उसको अपना शैडो सोल्जर नहीं बना पाया? है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन साथ ही वो अपने पास से हंजर निकालता है जो कि सिर्फ बारूका से मिला है। जिन्हू कहता है, चलो शुक्र है मुझे ये हंजर तो मिला। जिन्हू हैंसोंग को उसके अपार्टमेंट के बाहर उतारता है और कहता है, तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, जाकर रेस्ट करो। जिन्हू जैसे ही जाने लगता है, हानसोंग उसे कहती है, बात सुनो। हानसोंग अपना सर झुकाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हानसोंग वापस अपने घर चली जाती है। जिन्हू टाइम की तरफ देखता है और कहता है, 3:50 हो चुके हैं, अभी तो मेरे पास सोने का भी वक्त नहीं क्योंकि सुबह हो चुकी है। आज फिर से मुझे जिन्हू के साथ रेड पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन जिन्हू के अपार्टमेंट के बाहर का होता है। जिन्हू एक कैब बुक करके वहाँ पर आता है। जिन्हू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हू ने फिर से हेलमेट पहना होता है। जिन्हू से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ पहनकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे पिक करने के लिए क्यों आए हो? जिन्हू से कहता है, क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे चल पड़ते हैं। जिन्हू से कहता है, रास्ते में मुझे किसी को पिक करना है। जिन्हू हानसोंग को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। जिन्हू से कहता है, क्या तुम हानसोंग को कॉल कर रहे हो? साथ ही जिन्हू सोचना शुरू कर देता है, इसके पास उसका नंबर है और ये बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रहा है। इसका मतलब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। फिर उनकी गाड़ी हानसोंग के अपार्टमेंट के बाहर जाकर रुकती है। जिन्हू पीछे की तरफ मुड़ता है और जिन्हू से कहता है, क्या आज के बाद मुझे हानसोंग को अपनी भाभी कहना होगा? जिन्हू से कहता है, ये किस तरह की बकवास कर रही हो, वो तो सिर्फ मेरी बहन की दोस्त है। थोड़ी ही देर के बाद हानसोंग बाहर आ जाती है और आते ही उनको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिन्हू को भी गुड मॉर्निंग बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। जिन्हू हानसोंग से पूछता है, क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद आई? हानसोंग उसे कहती है, हानसोंग जिन्हू से कहती है, नहीं मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। जिन्हू से कहता है, तुम बहुत ज्यादा थकी होगी, तुम कार में सो सकती हो। जबकि यू जिन्हू उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, आहिर जी कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इन दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। आहिर जी दोनों रात को करते क्या रहे हैं और ऊपर से ये मुझे कह रहा है ये सिर्फ उसकी बहन की दोस्त है। जिन्हू से कहता है, जिन्हू क्या तुम्हें पता है कि हानसोंग अभी अडल्ट नहीं हुई? जिन्हू से कहता है, हाँ मुझे पता है, इस बात का क्या मतलब है? जिन्हू से कहता है, बस भूल जाओ, मैंने बस ऐसे ही कहा। जिन्हू से कहता है, चलो फिर जल्दी चलते हैं और डंजन को क्लियर करते हैं, आज हमारा लास्ट दिन है, आज तुम्हारी 19 रेड कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है। डंजन के अंदर उनका सामना स्टोन मॉन्स्टर्स के साथ होता है, लेकिन जिन्हू और जिन्हो दोनों साइड पर खड़े होते हैं, जबकि जिन्हू के शैडो मॉन्स्टर्स उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिन्हू से कहता है, ये सारे शैडोज कौन है? क्या ये भी तुम्हारा कोई नया स्किल है? जिन्हू कहता है, जिन्हू पहली बार इनको देख रहा है। जिन्हू से कहता है, ये मेरा नया स्किल है। जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है, अपने स्किल्स के साथ तुम इन शैडोज को बुला सकते हो, कैसे वाकई हो सकता है? जिन्हू से कहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो। जिन्हू ने आधे सोल्जर्स को फाइटिंग में लगाया होता है, जबकि आधे सोल्जर्स वहाँ से माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके बैग्स में भर रहे होते हैं। जिन्हू से कहता है, प्लीज मुझे भी कुछ काम करने दो, मुझे क्रिस्टल को इकट्ठा करने दो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। जिन्हू कहता है, अब जबकि मेरे पास शैडो सोल्जर्स हैं, इनके साथ मैं किसी भी डंजन को बहुत जल्दी क्लियर कर सकता हूँ और जिन्हू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और यहीं पर एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है। एक बहुत ही अमेजिंग सा टर्न आ रहा है। नेक्स्ट सीन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, जहाँ पर एक ए रैंक की डंजन होती है। वहाँ पर एक ए रैंक का हंटर, जो कि एक गोरा हंटर होता है जिसका नाम जेम्स होता है, वो बहुत ज्यादा घबराया होता है।
जेम्स कहता है मेरी सारी अटैक फोर्स इस मॉन्स्टर के सामने हार गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा और ये है किस किस्म का मॉन्स्टर। वहीं पर सामने एक लंबे लंबे बालों वाला बंदा खड़ा होता है। जेम्स उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो एक इंसानी टाइप का मॉन्स्टर है। जेम्स कहता है इसी वजह से मैं पूरी टेंशन के अंदर कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया जो कि इस डंजन का हो। क्या इस मॉन्स्टर ने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया? जेम्स कहता है इस तरह का मॉन्स्टर एक बॉस रूम में क्या कर रहा है? क्या ये वाकई में एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानी शक्ल में है? इसकी बॉडी में से जितना मैजिक निकल रहा है वो तो इस पूरी डंजन में से भी नहीं निकल रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स की तरफ आगे बढ़ता है। जेम्स उसे कहता है मेरी तरफ मत आओ। वो स्ट्रेंज हंटर उसे कहता है चिल्लाने की क्या जरूरत है, मेरे कान दुखने लग गए हैं। मैंने तुम्हारी अटैक फोर्स को मारा नहीं, ये सारे हंटर जिंदा हैं। मैंने बस इनको बेहोश किया है। आखिर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों करना शुरू कर दिया? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन जेम्स को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि असल में वो स्ट्रेंज हंटर कोरियन जुबान में बोल रहा होता है और उस जेम्स को कोरियन नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स से कहता है जितनी भी उसे इंग्लिश आती होती है उसे मिलाकर उसे कहता है आई एम कोरियन एंड आई वांट टू गो होम। नेक्स्ट सीन फिर से कोरिया का होता है। जिन्हू को रेट खत्म होने पर एक पार्टी देता है। वो दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं और ढेर सारा खाना मंगवाकर वहीं पर बैठकर पी भी रहे होते हैं। जिन्हू से कहता है आज हमारा लास्ट डे है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में लेकर जाना चाहता था। जिन्हू से कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे छोटे होटल्स में आना पसंद है। पता नहीं तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा या नहीं। जिन्हू से कहता है अब आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? तुमने अपनी 20 डेज कंप्लीट कर ली है। जिन्हू से कहता है अभी मुझे जाकर गिल्ड मास्टर के पेपर देने हैं। जैसे मैं अपना पेपर पास कर लूंगा और मुझे गिल्ड बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में बात करूंगा। जिन्हू सोच रहा होता है अब जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, इसका मतलब मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग मिलने वाली है। हालांकि वो सिर्फ एक बोनस के तौर पर है। मेरा असल मकसद तो लेवल अप होना था। और साथ ही जिन्हू की स्टैट विंडो दिखाती है। जिन्हू का लेवल 61 पर पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 142 पर है। जिन्हू से पूछता है अब आगे तुम क्या करने वाले हो? जिन्हू के हाथ में वही की होती है जो कि उस डीमन कासल की है, जो कि लास्ट टाइम उसे हेल गेट कीपर को हराने पर मिली थी। जिन्हू से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जिन्हू अभी भी पिए जा रहा होता है और उसे चढ़ गई होती है। जिन्हू से कहता है कहीं मेरे होने से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? अगर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जिन्हू कहता है आखिर अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जिन्हू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जिन्हू से कहता है मेरे पास एक बड़ा भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, इसलिए हम दोनों ने कभी भी साथ इकट्ठे वक्त नहीं गुजारा। तुमने डंजन में बहुत बार मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मेरे लिए तुम मेरे सगे भाई से ज्यादा बढ़कर हो। जिन्हू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे कहता है अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। ये बात सुनते ही जिन्हू रोना शुरू कर देता है और आगे बढ़कर जिन्हू से कहता है क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ? और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिन्हू कहता है लगता है इसको चढ़ गई है। जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं उसके ऊपर एक एलसीडी लगी होती है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से सवाल पूछे जा रहे होते हैं जो कि मीडिया की तरफ से पूछ रहे होते हैं। गिल्ड मास्टर मीडिया वालों को बताते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक रेड गेट ओपन हुआ था जहाँ पर हमारे 9 हंटर्स मारे गए जो कि हाई लेवल के थे। सिर्फ लो रैंक के हंटर्स ही बाहर आ पाए। गिल्ड मास्टर से सवाल पूछा जाता है। एक बचने वालों ने कहा है कि उनके साथ एक और हंटर था जो कि उनकी टीम का नहीं था, उसने उन सबकी जान बचाई। वो हंटर कौन था? गिल्ड मास्टर उनसे कहते हैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत है। वहाँ पर कोई भी आउटसाइड का बंदा नहीं था, सिर्फ हमारे मेंबर थे और मुझे बस इतना ही कहना है। और साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं और न्यूज खत्म हो जाती है। जिन्हू कहता है इसका मतलब ये सारे लोग मुझे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो स्ट्रेंज बंदा कौन है। इसके अलावा जिन्हू डीमन कासल के अंदर जाएगा और जेजू आइलैंड जो कि एस रैंक की डंजन की वजह से तबाह हो गया था उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड का एंड गिल्ड मास्टर की इंटरव्यू पर हुआ था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं ये रिपोर्टर्स तो जान ही नहीं छोड़ते, इनको सब कुछ पता होता है फिर भी सवाल पूछते हैं। उसी वक्त चीफ वान की तरफ से मैसेज आता है कि मिन बियांगू आपसे राब्ता करना चाहते हैं, क्या करें? कॉल अटेंड करनी है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं ठीक है, कॉल कनेक्ट करो। बियांगू यूनू से कहते हैं तुम्हारा फोन क्यों टर्न ऑफ है? मैं कब से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। गिल्ड मास्टर से कहते हैं उस रेड गेट इंसिडेंट की वजह से रिपोर्टर्स ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इसलिए फोन ऑफ कर दिया था। बियांगू से कहता है हाँ मैंने भी तुम्हारी न्यूज देखी, मैं इस वक्त जापान में हूँ,
तुम टीवी पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं इस तरह की बातें मत करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। ब्यांगो उसे कहते हैं रेड गेट इंसिडेंट तो कोई बड़ा वाकया नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक बड़ी न्यूज है, रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जापान वालों ने कोरिया के हंटर एसोसिएशन वालों से राब्ता किया। मैं जापान इसीलिए गया हूँ ताकि इस वाक़ये को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और जो वाकई में कंफर्म है ये बात बहुत ही जल्दी पूरे कोरिया में फैलने वाली है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन जापान वालों ने कोरिया वालों को कॉल क्यों की, आखिर वो क्या चाहते हैं। ब्यांगो से कहते हैं जापान वाले कोरिया में उन हंटर से राब्ता कर रहे हैं जिन्होंने जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लिया था। ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे सारी बात डिटेल में बताओ। और यहीं पर जेजू आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था। जेजू आइलैंड पर हंटर्स की 3 टीमों को भेजा गया, 3 बार ऑपरेशंस किए गए, लेकिन कोई भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जेजू आइलैंड को खाली कर दिया गया। एस रैंक की डंजन के अंदर से बड़े से एंड मॉन्स्टर्स निकले थे और अभी 4 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वहाँ पर वो एंड मॉन्स्टर्स हैं। और हमारे गिल्ड मास्टर और ब्यांगो ये दोनों भी उस रेड का हिस्सा थे क्योंकि ये दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं वो एक बुरा सपना था, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। हम लोग जेजू आइलैंड पर मरते मरते बचे थे। ब्यांगो से कहता है मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर एक म्यूटेशन फैल गई है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं चाहे जो भी हो वो इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उस आइलैंड के एरिया सिर्फ पानी है, वो पानी को पार करके बाहर नहीं आ सकते। ब्यांगो से कहता है यही तो बड़ी न्यूज है, वो उस आइलैंड को पार कर सकते हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं। जापान के समुद्र के किनारे हमें एक मरी हुई एंट मिली है जो कि जेजू आइलैंड से आई है, लेकिन उसके पंख भी थे। मैं इसी म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। उन चींटियों के पंख निकल रहे हैं, अगर उन्होंने उड़ना सीख लिया तो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट सीन जिन्हू के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हू अपना बैग तैयार कर लेता है और ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिना जिन्हू से कहती है तुम आज से पहले तो कभी ट्रिप पर नहीं गए, आज अचानक कहाँ जा रहे हो। जिन्हू से कहता है मैं एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिना उसे कहती है तुम किसके साथ जा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम बाहर जा रहे हो। जिन्हू से कहता है नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है। जिन्हू स्पेशल डंजन के अंदर चला जाता है। जिन्हू कहता है जब मैंने पहली बार साइबरस को हराया था तब वो मुझसे 20 गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मैं उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर अब मेरा सामना साइबरस के साथ होता है तो मुझे जरा भी मुश्किल नहीं होगी। जिन्हू के सामने हेल गेट होता है और उसके पास वो चाबी होती है जो कि साइबरस को मारने पर उसे मिली थी, जिससे वो उस गेट को ओपन कर सकता है। जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है क्या तुम की को यूज करते हुए दरवाजे को ओपन करना चाहते हो। जिन्हू कहता है हाँ ओपन करो। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है जिन्हू से कहा जाता है तुम्हारे पास एक क्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। जिन्हू जैसे ही अंदर जाता है पूरा हाल में बिल्कुल खाली होता है। जिन्हू कहता है यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। और साथ ही जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है। जिन्हू कहता है काफी अर्से के बाद मेरे पास एक क्वेस्ट ओपन हुई है। उस क्वेस्ट में जिन्हू को डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होता है और उसकी डिटेल्स ये होती है कि डीमन कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, तुम्हें उन सारे डीमंस को मारना है। हर डीमन को मारने पर तुम्हें एक सोल मिलेगी, तुम्हें टोटल 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। कुछ डीमंस को मारने पर तुम्हें ज्यादा सोल भी मिल सकती है। अपनी क्वेस्ट को पूरा करने पर तुम्हें 3 रिवार्ड्स मिलेंगे। जिन्हू कहता है इसके रिवार्ड्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अपनी मर्जी की कोई भी एक चीज ले सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। इसके अलावा मुझे बोनस स्टैट्स भी मिलेंगे और मुझे एक हिडन रिवार्ड मिलेगा। जिन्हू स्टोर के अंदर देखता है और कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन्स भी है जो कि बिलियंस के मिल रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इनमें से कोई वेपन खरीद सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है अगर रिवार्ड इतना बड़ा है इसका मतलब मॉन्स्टर्स भी ज्यादा पावरफुल होंगे। जैसे ही जिन्हू चलते हुए एग्जिट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो वो हैरान हो जाता है कि सामने वाली डंजन एक पूरे का पूरा सिटी होती है। जिन्हू कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक डंजन एक फील्ड टाइप होगी। वहीं पर सामने जिन्हू को डीमंस नजर आते हैं। जिन्हू कहता है मुझे 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना है, इसका मतलब यहाँ पर 10,000 डीमंस होंगे जिन्हें मुझे हंट करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने बहुत सारे डीमंस निकल कर आ जाते हैं। जिन्हू कहता है मैं अपनी बहन को बता कर आया हूँ कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते के दौरान मैं 10,000 डीमंस को मार सकता हूँ। जिन्हू जल्दी से अपने बैग को नीचे रख देता है और उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है। जिन्हू कहता है अब मैं जिस लेवल पर हूँ मेरे लिए इन छोटे डीमंस को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये लो ग्रेड के डीमंस हैं। इस बार जिन्हू के पास जो विंडो ओपन होती है उसमें से बताया जा रहा होता है कि नेक्स्ट लेवल अप तक तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का होता है। जिन्हू अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं तो इसका मतलब तुम हमारे गिल्ड को मैनेज करना चाहते हो। जिन्हू उनसे कहता है यस फादर, बिल्कुल ऐसी बात है। जिन्हू के फादर के पास उसका तमाम ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि उसने कौन सी 20 डंजन के अंदर हिस्सा लिया है और साथ में उसके पास हंटर लाइसेंस भी होता है। जिन्हू कहता है मेरे फादर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारी गिल्ड का मास्टर कौन बनेगा, मैं बनूंगा या फिर मेरा बड़ा भाई। जिन्हू अपने फादर से कहता है फादर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किसी आउटसाइडर को अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनने देंगे। फादर उसकी बात को बीच में रोक देते हैं
फादर उसे कहते हैं यहाँ पर कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। साथ ही वो उसे कहते हैं अंदर आ जाओ। एक हंटर अंदर आ जाता है। फादर उसे कहते हैं इसका नाम गो मियोंग है। व्हाइट टाइगर गिल्ड में जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ था ये उसका एक सर्वाइवर है। ये भी वहीं पर था। यू जिन्हो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता आखिर ये बंदा मेरे फादर के पास क्या कर रहा है। जिन्हो के फादर उसे कहते हैं यू जिन्हो को बताओ कि उस डंजन के अंदर क्या हुआ था और इसे ये भी बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ डंजन के अंदर कौन था जिसने उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा। गो मियोंग उन्हें बताता है उस दिन हमारे साथ एक हाई स्कूल की लड़की थी जो कि एक हंटर थी और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम संग जिनबू था। यू जिन्हो से कहता है उस फीमेल लड़की का नाम क्या था। गो मियोंग से कहता है उसका नाम हान सोंग था। संग जिन्हो का शुक्रिया कि उसकी वजह से हम सब की जान बच गई। उसने हमें रेड गेट डंजन में बचाया। वो था तो एक ई रैंक का हंटर लेकिन उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। उसने डंजन बॉस को भी हराया। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले कहते हैं कि हमने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। शायद वो उसे अपने पास रिक्रूट करना चाहती है। फादर गो मियोंग से कहते हैं चलो ठीक है तुमने जितना बताना था बता दिया। फादर यू जिन्हो से कहते हैं मैं क्वालिफाइड हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ ताकि अपने गिल्ड में उन्हें शामिल किया जा सके। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मुझे भी लगा था कि रेड गेट इंसिडेंट में कोई थर्ड पार्टी शामिल है। तभी मुझे संग जिन्हो के बारे में पता चला। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं पता थी, तुमने जो अपनी 20 रेड्स कंप्लीट की है उन सभी में संग जिन्हो का नाम क्या कर रहा है। क्या तुमने उससे मदद ली है अपनी डंजन्स को क्लियर करने के लिए? तुम तो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि तुमने अपनी डंजन्स को क्लियर करने के लिए और अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए संग जिनवू से मदद ली है। ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया। जिन्हो अपने फादर के सामने शर्मिंदा हो जाता है। फादर जिन्हो से कहते हैं क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? यू जिन्हो अपने फादर से कहता है चाहे जो भी हो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है। तब यूजिन गिल्ड का मास्टर मुझे बनने देंगे? फादर उसे कहते हैं ठीक है तुम मास्टर बन सकते हो। जिन्हो भी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गए? फादर यू जिन्हो से कहते हैं अगर तुम संग जिन्हो को हमारे गिल्ड में ले आते हो तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा। जिन्हो फादर से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फादर यू जिन्हो से कहते हैं 2 एस रैंक के हंटर्स हैं जिन्हें मैं अपने गिल्ड में लेना चाहता हूँ। एक तो रिटायर हो चुका है और दूसरे का नाम चा हाई इन है। हाई इन एक गिल्ड का वाइस मास्टर है। वो चोई जोंग के होते हुए गिल्ड का मास्टर नहीं बन सकता। अगर मैं उसे अपने गिल्ड का मास्टर बना देता हूँ तो वो हमारी साइड पर आ जाएगा। जबकि बियांगू रिटायर हो चुका है क्योंकि वो बूढ़ा है लेकिन हंटर होने के तौर पर उसकी बॉडी अभी फिट है। 3 बार जेजू आइलैंड पर फेल होने की वजह से उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और मुझे पता चला है कि जापान के शोर पर एक पंखों वाली बड़ी चूंटी की बॉडी मिली है जो कि एस रैंक की है। इस सूरत हाल में अगर जेजू आइलैंड पर चौथी रेड की जाती है तो मैं चाहता हूँ कि बियांग मेरे गिल्ड की तरफ से वहाँ पर जाए। अगर मैं उन दोनों में से किसी को मना लेता हूँ तो वही मास्टर बनेंगे। अगर तुम संग जिन्हो को पहले मना लेते हो तो तुम मास्टर बनोगे। और इतना कह के उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासिल का होता है। जिन्हो बहुत सारे डीमंस को मार देता है और कहता है अभी तो मुझे बहुत सारे डीमन सोल्स को इकट्ठा करना है। और साथ ही जिन्हो ने जितने डीमंस की सोल को इकट्ठा किया है वो दिखाया जाता है। जिन्हो ने अभी तक सिर्फ 309 सोल्स को इकट्ठा किया है जबकि उसे 10,000 इकट्ठी करनी है। जिन्हो कहता है डीमन कासिल के स्टार्टिंग फ्लोर से ज्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक है। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जिन्हो कहता है वैसे तो मुझे अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए 9 बार सी रैंक की डंजन को क्लियर करना होगा लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 घंटे में अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है वैसे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती जा रही है। एक लेवल अप को होने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। सीधी साधी बात करूं तो अब मुझे ग्रो करने में ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्टैट पॉइंट्स चाहिए। जिन्हो कहता है अब मुझे पता है कि मेरा रैंक एस रैंक के बराबर है क्योंकि जब मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से मिला था तब मुझे महसूस हुआ था कि मैं भी उसी के बराबर का हूँ। मुझे एस रैंक नहीं बनना बल्कि एस रैंक से भी ऊपर जाना है। मुझे अपनी पेस नहीं खोनी। फर्स्ट फ्लोर के लास्ट डीमन को मारने पर जिन्हो को एक आइटम मिलती है जो कि एक परमिट होता है। एक कागज के ऊपर स्टैम्प लगी होती है जिससे वो सेकंड फ्लोर पर जा सकता है। उसी वक्त जिन्हो के सामने लाइट नजर आती है। जिन्हो कहता है मुझे लगता है कि सेकंड फ्लोर उसी तरफ है। मैं इस परमिट को वहाँ पर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिन्हो अपने शैडो सोल्जर से कहता है कोई भी मॉन्स्टर टाइप का सोल्जर बाहर आ जाओ। उसी वक्त आईएसबीएस का बॉस बाहर निकल आता है। जिन्हो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है, चलो फिर भी ये काम आएगा। जिन्हो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे सामने स्लाइड की तरफ लेकर जाओ और रास्ते में जो भी डीमन आए उसे मार देना। जिन्हो सामने की तरफ देखता है तो सामने बहुत सारे डीमंस खड़े होते हैं। जिन्हो का आइसबियर भागना शुरू कर देता है तो रास्ते में आने वाले सारे डीमंस को मारता जाता है। जिन्हो कहता है ये तो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह भाग रहा है। आज के बाद मैं इसे टैंक कहा करूंगा। जिन्हो टैंक से कहता है भागते रहो जब तक तुम मैजिक सर्कल तक पहुंच न जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
एपिसोड की शुरुआत में अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अजीब हंटर उन्हें मिला था। अमेरिकन गिल्ड एसोसिएशन वाले उस अजीब हंटर को अपने ब्यूरो में ले आते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा देते हैं। चीफ इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता चला ये बंदा कौन है? इन्वेस्टिगेशन टीम का बंदा उन्हें कहता है, ये बंदा कह रहा है कि ये साउथ कोरिया से है और ये एक इंसान है। चीफ उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ कोरिया का एक हंटर वहाँ पर अपने डंजन में गया था, तो यहाँ अपनी डंजन में से कैसे निकल सकता है? अमेरिका तो वहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ को बताता है कि इस बंदे ने बताया है कि 10 साल पहले साउथ कोरिया के एक डंजन के अंदर गया था। डंजन का गेट बंद होने की वजह से ये डंजन के अंदर ही फंस गया। जब इसकी आँख खुली तो ये अमेरिका में था। चीफ उसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अचानक एक हंटर एक ए रैंक की डंजन के अंदर से बाहर निकलता है और हमारी पूरी ए रैंक की हंटर्स की टीम इसके सामने बिल्कुल बेबस है। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम लोगों को इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है? इसके अलावा और कुछ नहीं पता चला? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ से कहते हैं, हमें लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसके पास ह्यूमन मेमोरीज है। एक एस रैंक के हंटर के यहाँ पर न होने की वजह से पूरा यूनाइटेड स्टेट मुश्किल में पड़ सकता है। हमें पहले किसी एस रैंक के हंटर को यहाँ पर बुलाना चाहिए। हमने अमेरिका में अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। स्कैवेंजर गिल्ड में एक कोरियन हंटर है जो कि कोरियन बोल सकता है। हमने उसको यहाँ पर बुलवाया है, वही आकर इससे बात करेगा। चीफ उसे कहते हैं, क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड के डांगसू की बात कर रहे हो? वो तो एक एस रैंक का हंटर है, क्या वो यहाँ पर आ रहा है? ऑफिसर उन्हें कहते हैं, जी उसने कोरिया में अपना बिजनेस खत्म कर लिया है और वो वापस आ रहा है और सीधा हमारे ब्यूरो में ही आएगा। हम कल सुबह दोबारा से इंटेरोगेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट सीन डांगसू का दिखाते हैं। डांगसू एयरपोर्ट से वापस आ रहा होता है और कहता है, कितना बुरा दिन है। छोटे कीड़े को मैं अपने हाथों से मसलना चाहता था, लेकिन वो एक रेड गेट के अंदर फंस गया है। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहते हैं, इसका नाम क्या है? ऑफिसर उसे कहते हैं, कोरियन लैंग्वेज मुझे ठीक से आती तो नहीं, पर उसने अपना नाम बताया था। उसका नाम संग इल वॉन है और वो एक साउथ कोरियन हंटर है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, संग जिनवू भी साउथ कोरिया में रहता है। नेक्स्ट सीन डीमन कासल का होता है। जिनवू उस कासल वाली बिल्डिंग में पहुँच जाता है जिसके बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिनवू कहता है, इस कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं। जैसे और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।